आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ पर कहा कि हुकूमत पूरे मामले पर रखे हुए है नजर। छोटी सनतों, किसानों और ताजिरों के मफादात पर नहीं पड़ेगा कोई असर। अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। काबीना ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के अखराजात को दी मंजूरी और साथ ही नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 2,000 करोड़ रुपए की ग्रांट इमदाद को भी दी मंजूरी। 13 अजला पर मुहित 4 मल्टी ट्रेडिंग प्रोजेक्टों को भी दी गई मंजूरी। मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 मुल्जिमीन बरी। 17 साल बाद आया फैसला। NIA कोर्ट ने कहा कि मुल्जिमों पर लागू नहीं किया जा सकता UAPA। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने अदालत उज़्मा का अदा किया शुक्रिया। बीजेपी ने मालेगांव धमाका केस में NIA अदालत के फैसले का किया खैर मकदम। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर मुल्क पर जबरदस्ती हिंदू दहशतगर्दी मुसल्लत करने का लगाया इल्जाम। कहा कि भगवा दहशतगर्दी का नजरिया मुकम्मल तौर पर हो गया है नाकाम। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। भारतीय टीम को इब्तदाई झटके। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल सस्ते में लौटे पवेलियन। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ पर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और हुकूमत पूरे टैरिफ मामले को देख रही है और छोटी सनतों, किसानों, ताजिरों और उन तमाम लोगों के लिए बेहतरीन इक़दामात करेगी जिनके मफादात इससे मुतासर होंगे। ताहम इस दौरान अपोजिशन ने लोकसभा में हंगामा राई जारी रखी और जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने काबीना के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काबीना के फैसलों पर उन्होंने कहा कि आज 6 बड़े फैसले लिए गए। 2 फैसले किसानों से मुताल्लिक हैं और उनमें से 4 फैसले रेलवे से मुताल्लिक हैं। हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है और इसके साथ साथ इस सिमत में कदम उठाते हुए हम मुल्क को फूड प्रोसेसिंग में खुद इन्हिसार बनाने की सिमत में काम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में और CCA में 6 बड़े फैसले हैं। 6 फैसलों में 2 फैसले ऐसे हैं जो किसानों से संबंधित, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, हमारी फूड सेक्टर में आत्मनिर्भरता से संबंधित और हमारे अन्नदाताओं की ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने से संबंधित, और 4 ऐसे फैसले हैं जो रेलवे नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए और विशेषकर नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर को और मराठवाड़ा को मजबूत बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने 15वीं मालियाती कमीशन साइकिल 2021-22 से 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के अखराजात को मंजूरी दी है और इसमें 1,920 करोड़ रुपए का इजाफी मुख्तस भी शामिल है। ऐसो और अश्विनी वैष्णव ने NCDC और इससे मिलने वाले कर्ज के सिलसिले में तफसील से बात की।
जानते हैं कि एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक देश के कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और कोऑपरेटिव मंत्रालय नया बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे सेक्टर में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में कोऑपरेटिव सेक्टर में एक के बाद एक रिफॉर्म्स आते जा रहे हैं और आज जो बड़ा फैसला लिया गया, इस फैसले का महत्व आप समझिए। एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, ये जो लोन्स जाते हैं करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए, चाहे खेती के लिए हो, फर्टिलाइज़र के लिए हो, प्रोडक्शन के लिए हो, शुगर के, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज़ के लिए, वीट पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए, हर तरीके से उस लोन का एक उपयोग बहुत एक पॉजिटिव तरीके से होता है। एनसीडीसी जो लोन देती है, उस लोन में करीब 99.8% रिकवरी है। नेट एनपीए ज़ीरो है, नेट एनपीए ज़ीरो है। बहुत बड़ी बात है ये। इस तरह का जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बना है, उस फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम जो कि एक अच्छा मॉडल बना है देश में, इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए 4 साल में, एवरी ईयर 500 करोड़ रुपीस, ये इस आज की कैबिनेट के अप्रूवल का क्रक्स है। 500 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए की टोटल लैंडिंग हो पाएगी। फर्दर कैपिटल मोबिलाइज करेगा एनसीडीसी, और 500 करोड़ रुपीस जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा हर साल, 4 साल मतलब 2000 करोड़ टोटल, तो उससे 20,000 करोड़ रुपए की फर्दर लैंडिंग कर पाएंगे। और अश्वनी वैष्णव ने रेलवे प्रोजेक्टों से मुतालिक भी जानकारी दी। बारी से न्यू जलपाईगुड़ी 3rd and 4th लाइन, ये 57 किलोमीटर्स का बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको देखें प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट हमारा, हम सब जानते हैं, ये वाला हमारा स्ट्रैटेजिक एरिया है। जो ग्रीन कलर के इसमें दिखाया गया, ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक एरिया है। अलवाबारी बिहार और बंगाल के इस सेक्शन से निकल के ऊपर सिलीगुड़ी तक जाने का ये सेक्शन, इसको स्ट्रेंथन करना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और हर तरीके से, चाहे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, मूवमेंट ऑफ पीपल हो, मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ हो, मूवमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है। आगे बढ़ते हैं, जहां एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव बम धमाका केस में तमाम मुल्जिमीन को बरी कर दिया है। एनआईए अदालत ने वाज़ेह किया है कि इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि कवायद के मुताबिक मंजूरी नहीं ली गई थी, और इस मामले में यूएपीए के मंजूरी के दोनों अहकामात नाक़िस हैं। और इसके साथ ही एनआईए अदालत ने अपने फैसले में कहा कि श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की रिहाइशगाह में धमाका खेज मवाद का जखीरा जमा होने का कोई सबूत नहीं है। तफ्तीशी अफसर ने पंचनामा करते हुए जाए वक़ू का कोई खाका नहीं तैयार किया और मौके से कोई फिंगरप्रिंट्स, डंप डेटा या कुछ भी इकट्ठा नहीं किया गया। नमूने आलूदा थे और इसलिए रिपोर्ट हतमी नहीं हो सकती और ना ही काबिल एतमाद है। धमाके में मुबैना तौर पर मुलव्विस मोटरसाइकिल का चेचिस नंबर वाज़े नहीं हो सका और इस्तग़ासा ये साबित नहीं कर सका कि यह धमाके से ठीक पहले साध्वी प्रज्ञा के कब्जे में थी। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था
कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। और अदालत ने मालेगांव धमाका केस में तमाम मुल्जिमीन को बरी कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को भी बरी कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। I am extremely grateful to the country and all those who stood by me and by us. I am grateful to the judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us. I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने मालेगांव धमाका केस में तमाम मुल्जिमीन को बरी करने के अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए उन्होंने इसे कांग्रेस पार्टी पर मुल्क पर जबरदस्ती हिंदू दहशतगर्दी मुसल्लत करने की साजिश रचने का इल्जाम आयद किया। मालेगांव धमाका केस में अदालत के फैसले में मुल्जिमीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव धमाका केस में फंसाया गया था। आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सकी। कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। रविशंकर ने पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भगवा दहशतगर्दी के बारे में बात की है। जाफरानी दहशतगर्दी का नजरिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। और राहुल गांधी ने जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर तैयबा। ये उनका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड, जो बाद में विकीलीक पर आज भी है, जो एम्बेसडर ने अपने मेमोयर्स में उसको भेजा था। वहीं महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एनआईए अदालत के फैसले का खैरमकदम करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि दहशतगर्द भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट 2008 मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 मुल्जिमीन को 17 साल बाद बरी किए जाने के बाद पूरे मुल्क में खुशी का माहौल है। और इतना ही नहीं, एनआईए कोर्ट ने कहा है कि मुल्जिम पर यूएपीए नहीं लग सकता। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। इन तमाम अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि दहशतगर्दी कभी भी भगवा नहीं रही है। और इसके साथ ही तमाम लीडरों ने अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि आज अवाम के सामने सच्चाई आ गई है। इन्होंने भगवा आतंकवाद ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी पी चिदम्बरम जी ने। उन्होंने ही 2 दिन पहले ये भी कहा था कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ, ये हमले के पीछे जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे। क्या सबूत है वो पाकिस्तान से आए थे? मतलब इनडायरेक्टली उनको ये कहना था कि ये भारत में ही आतंकवादी थे या भारतीय लोगों को ही आतंकवादी कह रहे थे। वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने भगवा आतंकवाद ये शब्द, नया नैरेटिव कॉइन करने की कोशिश 2008 में की थी।
कांग्रेस ने जितना भी एक झूठ का एक नैरेटिव फैलाया वो सामने आ गया। ये होना ही था। कोर्ट को मतलब उनको बरी करने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा है कि वहाँ जो एविडेंसेस जो उनको मिलना चाहिए था, कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए था, ऐसे एविडेंसेस उनको मिले नहीं कि भाई इनका जो आरोपी थे उनका इसमें संबंध है। इसीलिए जो भी कोर्ट का निर्णय उसको मानना पड़ेगा। आतंकवादी होते हैं, उनको धर्म होता नहीं है। और सीनियर आईपीएस अफसर SBK सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का इजाफी चार्ज दिया गया है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक SBK सिंह यकुम अगस्त से चार्ज संभालेंगे और अगले अहकामात जारी होने तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। AGM-UT कैडर के 1988 बैच के अफसर SBK सिंह इस वक्त होम गार्ड के डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले सोशल मीडिया पर कई गुमराहकुन पोस्टें वायरल हो रही हैं और हाल ही में एक कुत्ते की तस्वीर के साथ एक पोस्ट में अजीबोगरीब दावा किया गया। पोस्ट के मुताबिक अब बिहार में जानवर भी वोट डाल सकेंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन ने ऐसे दावों को संजीदगी से लेते हुए इसकी तरदीद की है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि हर शहरी का वोट अहम है। कमीशन ने कहा कि वायरल होने वाले दस्तावेज को किसी ने इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया। बिहार में आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को राग़िब करने में मसरूफ़ हैं और इस सिमत में बीजेपी लीडर संजय कुमार झा ने DD न्यूज़ के DD कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने ख़ास बातचीत के दौरान रियासत के कई मसाइल पर बात की और इसके साथ ही उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि रियासत में दोबारा NDA की हुकूमत बनेगी। कॉन्क्लेव में सर आपका स्वागत है। कैसा लगा ये कॉन्क्लेव दूरदर्शन न्यूज़ का? मुझे बहुत अच्छा लगा। जनता के मन में प्रश्न है, वो सारा प्रश्न इन्होंने पूछा। मुझे लगता है DD के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। SIR पे क्या कहेंगे? विपक्ष का अभी भी एक शोर है जो कि थमा नहीं है। देखिए, दो बात मैं SIR पे कहूँगा। एक तो आपको जो लोग हल्ला कर रहे हैं वो कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। मैटर सब जुडिस है, फैसले का इंतज़ार कीजिए। दूसरी बात कि ये पहले भी रिवीजन हुआ, SIR हुआ, पहली बार SIR नहीं हो रहा है। संविधान भी कहता है कि भाई आप जो भारत का नागरिक है वही वोट देगा। तो अगर आपका सिटीजनशिप का मांगा जाए तो क्या गलत है उसमें? सर एक सवाल है, चुनाव के वक्त आया है, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण, आशा वर्कर को आरक्षण और भी आरक्षण की आपने बात कही है, तो चुनाव के समय में क्यों? नहीं, हम लोग तो हमेशा करते रहते हैं ये चीज़। और हम लोगों ने जो काम करके जगह बनाया है, अब फिर मुख्यमंत्री जी असेस करते हैं। हम इससे पहले भी हम लोगों ने अभी तो गए थे जनवरी में प्रगति यात्रा में 50,000 करोड़ का काम अनाउंस किए। उस सब का काम ज़मीन पे चल रहा है। इससे पहले भी पैसा बढ़ाते रहे। महिला सशक्तिकरण पे कुछ कहेंगे आप? देश में इससे बड़ा काम नहीं हुआ है जो बिहार में हुआ महिला सशक्तिकरण में। नीतीश कुमार जी के आने से पहले 1% मुखिया बनती थी, 1% से कम। आज 52% महिलाएं मुखिया हैं। रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बिहार में, रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। देश में जो जीविका दीदी हमारे यहाँ हैं, जो 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें उनके लिए जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, या शराबबंदी किया, किसके लिए? महिलाओं के ही डिमांड पर। कुछ लोगों को दिल्ली में लगता है क्यों किया, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस था, जो इशूज थे गरीब महिलाओं के परिवार में, जहाँ 500,000 कमाने वाले लोग पी लेते थे, आज उनसे पूछिए क्या असर पड़ा है। और ख़ास करके लड़कियाँ जो साइकिल से स्कूल जाती हैं, देश में पहली बार बिहार में है जो लड़कियों को साइकिल दिया गया। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, लोग भूल गए होंगे इस बात को। नीतीश कुमार जी दिए, उनका जो कॉन्फिडेंस आया है ग्राउंड पर, मुझे लगता है। और तो नीतीश कुमार जी बहुत काम किए, लेकिन महिला सशक्तिकरण में जो काम किया वो अनपैरेलल है इस चीज़ का। ये थे हमारे साथ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। कैमरामैन सनी कलरा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और नया नेश गुडला एक तालिबे इल्म जिसने हुकूमत की जानिब से मुनक़िद पुरवक़ार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अपनी तकनीकी सलाहियतों का मिसाली मुज़ाहिरा किया। कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें उनकी सलाहियतों के लिए राष्ट्रपति भवन में मदऊ किया जाएगा।
नयानेश गुडला को सदर द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी की तकरीबात के मौके पर अपने साथ डिनर पर मदऊ किया है। आज इस दावत के सिलसिले में हौस खास पोस्ट ऑफिस के टीम नयानेश गुडला के घर पहुंची। तालिबे इल्म नयानेश गुडला राष्ट्रपति भवन से दावतनामा मिलने के बाद बहुत खुश नजर आए। सदर द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दावतनामा मौसूल होने पर नयानेश गुडला ने कहा कि ये उनके लिए बड़े एजाज की बात है। हैकाथॉन जो AICTE कंडक्ट करवाती है, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था 2024 में। बेसिकली हमारे देश के जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए सॉल्यूशंस के लिए हमें स्टेटमेंट्स AICTE ये स्टेटमेंट्स देती है। मैंने वो कंपटीशन जीता भी था, तो उस बेसिस पे हमें प्रेसिडेंट को हमारे साथ इंटरैक्ट करना था। मुझे अभी राष्ट्रपति भवन से प्रेसिडेंट के साथ 15 अगस्त को डिनर का इनविटेशन मिला है, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे पेरेंट्स को, मेरे मेंटर्स को, टीचर्स को, सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ और स्पेशली प्रेसिडेंट को। और मानसून सेशन के 9वें दिन श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से निसार के कामयाब लॉन्च के लिए इसरो को पार्लियामेंट में मुबारकबाद दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमें उन भारतीय साइंसदानों पर फख्र है जिन्होंने इस कारनामे को हासिल करने में ताउन किया। माननीय सदस्यगण, दिनांक 30 जुलाई 2025 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ये अपनी तरह का पहला मिशन है जिसके माध्यम से इस उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। इस उपग्रह को माइक्रोवेव इमेजिंग के उद्देश्य से भारत के इसरो और US के नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक लैंड इकोसिस्टम तथा समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है। हमें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है। ये सभा इस सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की टीम को बधाई देती है और उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों में के लिए सफलता की कामना करती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज़ादी के मतवाले उधम सिंह को उनके यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया है। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि उधम सिंह जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त नफ्स और आज़ादी के लिए वफ़ कर दी, अंग्रेज़ों के मज़ालिम के ख़िलाफ़ बगावत की, जलियांवाला बाग के वहशियाना क़त्ल-ए-आम ने उन्हें इतना परेशान किया कि इंग्लैंड जाकर उन्होंने इसका बदला लिया और पार्टी के ज़रिए उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों में हुब्बुल वतनी के बीज बोए और उनकी बहादुरी, हिम्मत और कुर्बानी के ने जद्दोजहद आज़ादी को मज़ीद तेज़ कर दिया। वो अबद तक नौजवानों को मुल्की मफाद को मुक़द्दम रखने की तरकीब देते रहेंगे और अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी को उनके बलिदान दिवस पर खराज अक़ीदत। और मारूफ अदीब मुंशी प्रेमचंद का आज यौम पैदाइश है। मुंशी प्रेमचंद की तख्लीकात निहायत ही सादा और फितरी हैं। हम सब ने उन्हें बचपन में अपने निसाब में पढ़ा था और वो अब भी निसाब में शामिल हैं। और इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अदीब मुंशी प्रेमचंद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए एक पोस्ट लिखी। सादा और मकबूल ज़बान के लिए मशहूर अदीब मुंशी प्रेमचंद जी को उनकी यौम पैदाइश पर नमन। मुंशी प्रेमचंद जी एक मकबूल अदीब थे जिन्होंने बहुत आसान ज़बान में अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए
अहम समाजी मसाइल की तरफ तवज्जो मबजूल कराई, जिससे मुआशरे में फैली हुई बहुत सी बुराइयों को समझने और उन्हें ख़त्म करने में मदद मिली। प्रेमचंद जी के वाक़यात को इस कदर मुदल्लल अंदाज में उन्होंने बयान किया कि उनकी तहरीरें जिंदा मालूम होती थीं और आज भी अवाम उनके तहरीरों से जुड़ा हुआ महसूस करता है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5वां और आखिरी टेस्ट आज से ओवल में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत ने लंच तक 2 विकेट पर 72 रन बना लिए हैं और सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 की सबकत हासिल है। चौथा टेस्ट ड्रॉ हो गया था। आपको बता दें कि इंग्लिश टीम के रेगुलर टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स कंधे की चोट के बाइस इस मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है और इस मैच में बेन स्टोक्स की जगह पर ओली पॉप इंग्लिश टीम की क़यादत करते नजर आएंगे। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। विक्टोरियन बिल्डिंग है ना।